नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा और दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, सजा दिलवाई जाएगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर हो बख्शा नहीं जाएगा। ये शब्द प्रदेश के मुखिया के थे उस वक्त भी जब पेपर लीक हुआ और आज भी जब महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले माफिया पर सरकार लगातार नकेल कसती जा रही है। एक चेन बनी और धीरे धीरे करके एसओजी उस पूरी चेन को पकड़ रही है, खत्म कर रही है। अभी कुछ दिन पहले भूपेंद्र सारण को पेपर बेचने वाला शेर सिंह मीणा गिरफ्तार हुआ। अब ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में सरकार ने एक और बड़ा एक्शन लिया और एसओजी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर बाबूलाल कटारा को अजमेर से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उसके भांजे विजय कटारा और ड्राइवर गोपाल सिंह को भी गिरफ्तार किया गया, जिन्हें जयपुर लाकर पूछताछ की जाएगी। पर सवाल उठता है कि क्या ये जांच और आगे जाएगी? क्या बाबूलाल कटारा आखिरी कड़ी है या कोई और बड़ी मछली अभी बाकी है? बाबूलाल कटारा के पास पेपर कैसे पहुंचे, कहां से आए? और अब सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो आरपीएससी पर खड़ा होता है और आज चर्चा इसी पर। और हमारे साथ इस चर्चा में हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस नेता, आशीष चतुर्वेदी बीजेपी नेता, उपेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ और विनोद बिहारी शर्मा पूर्व सदस्य आरपीएससी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, आपका ही रुख करेंगे। आपको बधाई दी जाए और साथ ही साथ में सर प्रश्न भी खड़े होते हैं आरपीएससी को लेकर कि जब पहले ये कहा जा रहा था कि आरपीएससी तो इसमें हो ही नहीं सकती, आरपीएससी ने खुद को अलग कर लिया था, लेकिन अब आरपीएससी का ही सदस्य सामने आता है। देखिए मेघा जी, आज जो कार्यक्रम आप आयोजित कर रही हैं और जो प्रस्तावना आपने दी है उसमें आपने स्वयं ने बात कही है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सरकार ने आज जो गिरफ्तारियां की हैं या आरपीएससी के मेंबर कटारा जी को इसमें संलिप्त पाया गया है, तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने प्रारंभ से ही कहा था कि चाहे कोई भी कितना बड़ा नेता हो, पदाधिकारी हो या अधिकारी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री तब भी अडिग थे और मुख्यमंत्री आज भी जब ये गिरफ्तारी हुई है उस पर भी कह रहे हैं कि ये मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार जो भी संलिप्त पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। अभी हाल में ही मैं आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जी ने पुलिस की जो समीक्षा बैठक की थी उसमें उन्होंने कहा था और उन्होंने घोषणा की है कि इस संबंध में राज्य में जो गंभीर किस्म के अपराधी हैं उनके लिए उन्होंने एक नकद पुरस्कार की जो घोषणा की है उसमें डीजीपी पुलिस को 5 लाख रुपए तक अधिकृत किया है कि वो किसी भी अपराधी को पता करने के लिए, सुराग पाने के लिए 5 लाख रुपए तक की घोषणा कर सकते हैं। उसके साथ साथ आईजी जो रेंज स्तर पर होंगे उनको 1 लाख रुपए की और एसपी को 50,000 रुपए की इनाम घोषित करने का अधिकार उन्होंने दिया है। ये इस बात का साक्ष्य है कि मुख्यमंत्री खुद इतने गंभीर हैं इस मसले को लेकर और कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। अगर जांच में आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा का संलिप्त होना पाया गया तो उनकी पूछताछ कार्रवाई हुई है। उनके ड्राइवर से सूत्र मिले हैं, जो उनका ड्राइवर संलिप्त है, उनका भांजा संलिप्त है। आज उनको बिल्कुल एसओजी ने कार्रवाई कर उनको अपने कब्जे में लिया है और जैसे ही वो पहुंचेंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको नौकरी से ही बर्खास्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी सजग हैं, सरकार सजग है और किसी भी तरह की युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ के प्रति कोई भी लापरवाही पाई जाएगी तो सरकार गंभीरता से काम करेगी। क्योंकि सरकार तो लगातार एक्शन की बात कर रही थी, विपक्ष कह रहा था कि एक्शन लेना है तो आरपीएससी के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, पकड़िए अगर पकड़ सकते हैं, पकड़ के दिखा दिया। क्या कहेंगे आज? मेघा जी, अभी प्रदीप जी बहुत सारी बातें कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर का भी जिक्र कर रहे थे। आप देखिए, हमको ये समझना होगा कि इस सरकार की बहुत सारी अनगिनत विफलताएं हैं, लेकिन अगर हम 2 प्रमुख विफलताओं पे नज़र डालें तो पहली है कि आए दिन जो पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियां निरस्त हो रही है, और दूसरी अपराधों को नियंत्रण करने में सरकार की नाकामी। आप देखिए, सरकार ने दोनों ही मुद्दों पर कड़े निर्णय लेने में आते आते बहुत देर कर दी।
अगर हम बात करें तो एक पूरी लंबी श्रृंखला है पेपर लीक की। अगर हम बात करें तो अभी जैसे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का जो पेपर लीक हुआ, उसके पहले आप देखिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, वो पेपर जो है संदेह के घेरे में चल रहा है। वन रक्षक भर्ती है, JN भर्ती है, रीड भर्ती है, लाइब्रेरियन भर्ती है, कांस्टेबल है, विद्युत विभाग के टेक्निकल हेल्पर है, जो इस सरकार के कार्यकाल में लीक हुए हैं। और मेघा जी आपको ध्यान होगा, मेघा जी अगर इस सरकार मेघा जी ये पेपर की बात कर रहे हैं, पेपर की बात, गुजरात में, उत्तराखंड में, यहाँ भी पेपर लीक हुए। मेघा जी आज वसुंधरा सरकार में 4 केस हुए थे। मेघा जी अभी 3 दिन पहले खबर छपी कि केंद्र सरकार ने रेलवे में 2.5 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी बैठे, 100 दिन तक पेपर चला, कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ, 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को भर्ती पत्र मिल गया। ये केंद्र सरकार की सफलता है। और आप देखिए कि ये जो पूरा RPSC के मेंबर को जो आज पकड़ा गया है, आप मुझे बताइए मेघा जी, सरकार के प्रमुख जो राजस्थान के प्रमुख अखबार हैं, उन सब ने बहुत प्रमुखता से इस बात को छापा है कि जो शेर सिंह मीणा है उसके RPSC सदस्य से संबंध हैं। क्या सरकार फिर भी कार्रवाई नहीं करती? अगर सरकार रीट वाले मैटर पर जालोरी से पूछताछ करती और कार्रवाई करती तो शायद जो पेपर लीक कराने वाले उनके हौसले इतने बुलंद नहीं होते। मेघा जी ये सरकार की नाकामी है और सरकार अपने नाकामी कैसे हुई आप बताइए ना। आप कह रहे हैं, वही मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था कि RPSC पर सवाल उठा दिए थे, RPSC पर सवाल उठा, ये कह दिया कि कैसे आप उसको RPSC का सदस्य पकड़ लेंगे। मेघा जी अभी बहुत कुछ खुलासा होना बाकी है। आप देखिए केवल ये एक भर्ती नहीं जो RPSC ने कराई है, RPSC ने बहुत सारे साक्षात्कार किए हैं, बिल्कुल, और ये सवाल उठता है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो RPSC पर खड़ा हो जाता है। RPSC वो स्वतंत्र संस्था है जिसके लिए हर युवा ये सोचता है कि अगर ये संस्था पेपर करा रही है तो विश्वास है, लेकिन विनोद बिहारी शर्मा जी आज वो विश्वास भी डगमगा गया है। तो सबसे पहले तो मैं इस बात की बधाई देता हूं कि आपने इस करंट टॉपिक को अपने चैनल पे उठाया, ये बहुत अच्छी बात है। लाखों बच्चों का भविष्य RPSC से जुड़ा हुआ है। RPSC और हाई कोर्ट दोनों की अगर सैंक्टिटी पर प्रश्न उठता है तो हमारी व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठता है, हमारी ईमानदारी पे प्रश्न उठता है, हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोग अगर इस तरह की गड़बड़ करते हैं या इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं तो ये सबको शर्म की बात लगती है। कभी कभी तो ये लगता है कि हम किसी को ये बताएं कि हम पूर्व सदस्य RPSC के हैं तो वो भी ये मानेगा कि हम भी चोर रहे होंगे। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें ही शर्म की बात है। जहां तक RPSC से पेपर आउट होने का सवाल है, मैं ये मानता हूं कि RPSC के जो मेंबर्स हैं उनकी बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी है। जब लाखों लोगों के विश्वास को आप तोड़ते हो तो इससे बड़ा जघन्य पाप कुछ नहीं हो सकता जो हम वहां बैठ करके करें। हम सर, और एक सदस्य अगर ऐसा कर रहा है तो पूरी संस्था पर सवाल उठ जाते हैं कि अच्छा अगर एक सदस्य है तो फिर और लोग भी शामिल होंगे। अब इसको आप जरा, क्योंकि आप RPSC के पूर्व सदस्य रहे हैं, सर थोड़ा सा डिकोड कीजिए। आपसे समझना चाहेंगे कि अगर क्या एक सदस्य पेपर लीक करवा सकता है? पेपर का जहां तक सवाल है, एक सदस्य पेपर लीक करवा सकता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि चेयरमैन किसी भी परीक्षा का इंचार्ज किसी भी मेंबर को बना सकता है और वो मेंबर की जिम्मेदारी होती है कि वो पेपर सेट कराए और पेपर सेट कराने के बाद में उस पेपर को, वैसे पुरानी प्रक्रिया में तो पेपर को खोला नहीं जाता था, वो सील्ड पेपर आता था और सील्ड पेपर को एज इट इज प्रेस को भेज दिया जाता था। लेकिन अगर सील्ड पेपर मेंबर के पास आया है और उसने खोला है वो पेपर, तो उसको लीक कराने के पूरे चांसेज है। इसमें बहुत सारी बातों के हमको सुझाव देने चाहिए, हमको इसको सुधार करना चाहिए। हमारे पास एक क्वेश्चन बॉक्स होना चाहिए, क्वेश्चन बॉक्स से कंप्यूटर के द्वारा पेपर सेलेक्ट किया जाना चाहिए और वो पेपर एज इट इज डायरेक्ट
प्रेस को भेजा जाना चाहिए और प्रेस से वो छप करके सीधा पैक होकर के आए, तो इसमें मेंबर का इन्वॉल्वमेंट कम हो सकता है, क्योंकि मेंबर ही अपॉइंट करता है कि किस एग्जामिनर से हमको पेपर सेट कराना है, और ये अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि अध्यक्ष किस मेंबर पर विश्वास करता है और वो मेंबर उसके विश्वास पर कितना खरा उतरता है। ठीक है प्रदीप जी, ये जो पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं विनोद जी, क्या उस प्रक्रिया को अपनाया नहीं जा सकता? ये सवाल आपसे करेंगे, लेकिन उपेंद्र यादव, क्योंकि लगातार जो बेरोजगार हैं वो ये उम्मीद में रहते हैं, जो युवा हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि जब आरपीएससी पेपर कराएगी तो उसके बाद हमारा सिलेक्शन होगा, हमारा भविष्य जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन जब इस तरह पेपर लीक होते हैं तो वाकई में युवा का दिल तो टूटता है। लेकिन जब इस तरह के लोग जो आरपीएससी में सदस्य बन के बैठे हैं और लीक करा रहे हैं पेपर, भविष्य से खेल रहे हैं युवाओं को, जब वो पकड़े जाते हैं तो एक आशा तो बनती है। देखो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि 7 फरवरी को आरपीएससी के बाद जब हमने आवाज उठाई, हमने पूछा कि पेपर लीक माफिया कहां है, सुरेश ढाका कहां है, भूपेंद्र सारन कहां है, और अंतिम कड़ी तक जांच की जाए। लाठीचार्ज किया गया और मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लेकिन वो दर्द आज कम हुआ कि सरकार ने एक सकारात्मक पहल करते हुए आरपीएससी सदस्यों को गिरफ्तार किया। लेकिन इसकी जांच अंतिम कड़ी तक जानी चाहिए। किसने पेपर कौन सी भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक पहले भी किया है, किस किस को भेजा है, और उस बस में कौन कौन बैठे थे। एक बार वो जो 24 दिसंबर को बस पकड़ी गई वो तो रद्द कर दिया गया, लेकिन इससे पहले कौन कौन बैठे थे, ये जांच का सवाल है, ये भी जांच होनी चाहिए। सवाल यह है आरपीएससी की जो गोपनीयता का सवाल जो उठ रहा है, पहले एक आरपीएससी सदस्य का आरएस घूसकांड प्रकरण में नाम आया, उस मामले को दबा दिया गया, जिसके कारण बाबूलाल कटारा जैसे लोग राजस्थान के युवाओं को सपनों को बेचने का काम किया है। यदि उस समय उस सदस्य पर कार्रवाई होती तो ऐसा महाकांड नहीं होता। मैं मांग करता हूं राज्य सरकार से कि राजनीतिक नियुक्तियां बंद करिए, आईएएस और आरएएस को लगाइए, उनकी जिम्मेदारी तय करिए। राजनीतिक जो फायदा उठाने के लिए जब राज्य सरकार कोई सी भी हो, जब अपने लोगों की नियुक्ति करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बड़ा घपला करते हैं। तो आरएएस और आईएएस को लगाएंगे तो उनकी जिम्मेदारी तय होगी। ऐसा ही सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर में जो सामने आया, 8 बजे पेपर आ गया, 7:22 पे आ गया, और हमने सारे सबूत कर्मचारी चयन बोर्ड एसओजी को दिया, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं अच्छी बात है, सरकार चाहती तो इस आरपीएससी सदस्यों को बचा सकती थी, लेकिन इनको पकड़ा है तो हम चाहते हैं कि अंतिम कार्रवाई करे, खुलासा होना चाहिए किसके पास पेपर गया है, अंतिम कड़ी क्या है। युवाओं का विश्वास जीतने का समय आ गया सरकार के लिए कि वो कार्रवाई करे। और एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, शेर सिंह जो मीणा है, जो क्या है कर्मचारी, और शिक्षा विभाग में 150 प्रकरण ऐसे चल रहे हैं जिनको निलंबित कर दिया गया। ऐसे लोगों को सीधा बर्खास्त करिए, निलंबन में इनको आधी सैलरी मिलती है। किस बात की आधी सैलरी? पेपर लीक माफियों का एनकाउंटर होना चाहिए, उनको जूते मारने चाहिए। राजस्थान के युवाओं को सपनों को बेचने का काम कर रहे हैं, तो नए कानून के तहत बाबूलाल कटारा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और इनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। मैं राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। डॉक्टर प्रदीप जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए, उपेंद्र यादव जी जो बात कह रहे हैं, उनका अपना जो गुस्सा है वो जायज हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार में किसी भी प्रक्रिया की एक विधि निश्चित है, और जिस तरह की जांच, आपको ध्यान होगा एसओजी ने 57 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया था, पकड़ा था, उसमें से 44 की जमानत हो गई। जिनकी जमानत हुई है वो प्रक्रिया है, वो अपराधी हैं या नहीं है इसका मामला कोर्ट में जाएगा, वहां तय होगा। लेकिन सवाल यह है कि उन 57 लोगों की से पूछताछ करने के बाद ही आज जांच का जो स्तर पहुंचा है, उसमें आज बाबूलाल कटारा जी को जो नामित किया गया है, इस बात का सबूत है कि उन 57 लोगों से पूछताछ की प्रक्रिया में जो चीज सामने आई, जो साक्ष्य सामने आते जा रहे हैं, और जो जिन लोगों का नाम आ रहा है, जिनकी संभावना उसे दिखती है, उनको उन पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार की विधि एक निश्चित विधि होती है, प्रक्रिया होती है। आप अपने गुस्से से, इमोशन से, भावनाओं से किसी का फैसला नहीं कर सकते हैं। सरकार ने विधिक योजना, जो विधिक प्रक्रिया होती है, सुनिए आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, उसकी सरकार में हर चीज विधिक प्रक्रिया होती है। आपके गुस्सा करने से और आपके क्रोध करने से कोई काम नहीं होने वाला नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है और उसका परिणाम सामने है। सरकार ने आरपीएससी के एक मेंबर को पकड़ा है, सरकार ने एक आदमी में पकड़ा है। आप शांति रखिए, आप शांति रखिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आप गैर ढंग से कीजिए, चिल्लाने से नहीं होगा। विधि प्रक्रिया के अंतर्गत जो कार्रवाई होनी है वो होगी, और सरकार ने दावा किया कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री इस मामले में कृत संकल्पित है। प्रदीप जी, जो उपेंद्र जी कह रहे
रहे थे वो ये कह रहे थे कि ये तो स्वागत योग्य है, ये तो बहुत अच्छा फिर हुआ इसके है, बाद लेकिन प्रक्रिया संबंधी सवाल उठा रहे हैं, उसमें इनको जानकारी नहीं है। प्रक्रिया संबंधी जानकारी नहीं है। किससे मांग करेंगे सरकार अपना काम कर सर? रही मांग है। किससे करेंगे आप सरकार ने बताइए हर एक ना। अपराध के सरकार लिए काम कर रही है तो जिला मांग स्तर लो पर ना। आप जानते हो कि वो चुनाव कह रहे हैं आयोग कि हम जिम्मेदारी मांग बढ़ कर रहे जाए, हैं। ऐसे बंद ऐसा नहीं है। उम्मीद कर ऐसे करने से नहीं होगा। आपके ऐसा कहने से नहीं होगा। सरकार अपना काम कर रही है और सरकार की अपनी योजना और विश्वास सरकार है के अपने मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम पे, है, लेकिन उसमें आप तो किसी नंबर भी बढ़ाने गंभीर के लिए अपराध ठीक है पर प्रदीप सरकार अपना काम जी, करेगी। प्रदीप जी फिर ये सरकार अपना काम कर रही है। सरकार काम कर रही है, हम अपना आप काम फिर ये कर रहे बता हैं। दीजिए, आप ये बता दीजिए आगे पेपर लीक नहीं होंगे फिर, या आश्वासन दे दीजिए। इस तरह का आश्वासन संभव इसलिए नहीं होता कि प्रक्रियाएं जो नई बनती हैं, जो नई बातें होती है, उससे प्रक्रियाओं में हर समय जो अपराध का स्तर है वो अलग तरीके का तो ये होता है। आशा अपराध उम्मीद का युवा स्तर तो अलग कर तरीके ही का होता है। सकता तो है इसका मतलब सर। पूरे देश में जो अपराध हो रहे हैं, ये नहीं पूरे कहा देश है, में सरकार स्वागत किया पूरे है देश में जो अपराध हो रहे हैं उनकी गारंटी कौन दे सकता है? सर, स्वागत ही किया अपराध है। की प्रणाली हर उम्मीद बार करना अपराधी नए गलत तरीके नहीं से होता करता है। अगर इसलिए कोई अपराध गलत में नहीं कर रहा है, नए-नए अगर तरीके से उम्मीद अपराध कर रहा है तो संगीत होते हैं, तो इसलिए सुझाव अपराधों देना पर भी इनको गलत लग शोध रहा होता है, सुझाव देना इसलिए गलत लग रहा सरकार है। अपना मैं पूछना प्रयास चाहता हूँ करती है। सीओ भर्ती कोई भी परीक्षा का सरकार पेपर लीक हुआ, अपना काम 7:22 उससे में वो सवाल सबूत नहीं दिया, है। उसका क्या और हुआ बता सरकार की दीजिए जो आप। प्रक्रिया आप प्रावधान बता है दीजिए उसके तहत जो जो भी पेपर आया कार्रवाई होगी हमने वो सबूत की दिया, जाएगी। एसओजी को कर्मचारी चयन बोर्ड को क्या हुआ, जवाब मांगे हम आपसे। प्रदीप जी जवाब सुनीता दीजिए। सेन कार्रवाई के बाद सरकार कर पेपर रही है। आया, सरकार और ने विनोद सभी विनोद मामलों में देने वाला कार्रवाई की स्वीकार है और तो सरकार आज इस पर सामने है। कार्रवाई क्यों नहीं आज हो का रही है? रिजल्ट इसका परिणाम है। विनोद बिहारी आज जी का कुछ रिजल्ट कहना इसका चाह रहे परिणाम हैं। है एक सेकंड कि आप दोनों सरकार रुक जाइए सर, रुक जाइए प्रयत्न एक कर रही है सेकंड अपने प्रदीप जी रुक और जाइए, जितने भी अपराध प्रदीप जी रुक जाइए, विनोद आरटीसी को बिहारी जी लेकर बोलिए। या परीक्षाओं को लेकर हो रहे हैं उसमें सरकार गंभीर है। और मैडम सबसे बात तो देश का ये पहला है स्थान है जहाँ पर इस कि तरह की एक बात तो ये कही गई कि आरएएस सुन और तो आईएएस को लीजिए, बनाया जाए सुन तो और लीजिए। लोगों को नहीं बनाया जाए, ये बिल्कुल गलत है। आरएएस और आईएएस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमानदार व्यक्ति ईमानदार होता है, वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है, वो राजनीतिक कार्यकर्ता भी हो सकता है। और अगर भ्रष्ट आदमी है तो आरएएस भी हो सकता है और आईएएस भी हो सकता है। एक तो जब सिलेक्शन किया जाए या नॉमिनेशन किया जाए तब इस बात का ध्यान रखा जाए कि उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, उसकी आईबी से जांच कराई जाए, उसकी पूरा बैकग्राउंड चेक करने के बाद में ही मेंबर नियुक्त किया जाए। खाली राजनीतिक आधार पर या वोटों की राजनीति करने के लिए मेंबर्स नियुक्त नहीं किए जाने चाहिए। पहला दूसरी बात यह है कि पेपर जो आउट हुआ है, बाबूलाल जी कटारा को गिरफ्तार किया गया है, ये वास्तव में बहुत अच्छा कदम है। ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, क्योंकि पहले भी पेपर आउट होते रहे हैं और पेपर आउट होने के बाद में लोगों के सिलेक्शन होते रहे हैं। इसमें एक प्रक्रिया स्थापित की जा सकती है कि जिन लोगों ने पेपर आउट किए और उनके आधार पर उनके सिलेक्शन हुए, क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? अगर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई जो कि पेपर आउट होने के बाद में उसके आधार पर सेलेक्ट हुए हैं, तो उनको सर्विसेज से निकालो। अपने आप लोग पेपर आउट लेना बंद कर देंगे और अपने आप एक ईमानदारी का वातावरण बनेगा। और आशीष जी, जो ईमानदारी की आप बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने पेपर कराया, मैंने गुजरात का जिक्र किया, उत्तराखंड का जिक्र किया कि किस तरह से पेपर लीक हुए हैं। एटलीस्ट जब युवा ये मान रहा है, उम्मीद जगा रहा है, तब आप ये तो कह सकते हैं कि यह एक अच्छा कदम हुआ है, ये एक अच्छा एक्शन हुआ है। देखिए मेघा जी, मुझे बताइए कि सरकार अगर इस पे कार्रवाई नहीं करती, उसको गिरफ्तार नहीं करती, तो बताइए मतलब क्या हम इतने बेशर्म हो गए हैं कि प्रदेश के प्रमुख अखबारों में छप रहा है कि जो शेर सिंह मीणा है उसका आरपीएससी मेंबर से संबंध है और फिर भी हम कार्रवाई नहीं करें। मैं विनोद बिहारी जी की इस बात से सहमत हूँ। मेघा जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जब हमको मेंबर्स का चयन करना होता है तो हमें मेरिट के आधार पर करना पड़ेगा, उसकी इंटीग्रिटी हमको देखनी पड़ेगी। आप देखिए, ये आज सदस्य पकड़े गए हैं, इसके पहले पकड़े गए थे हबीब खान गोरान जी पकड़े गए थे, उनकी नियुक्ति भी अशोक गहलोत जी ने की थी, वो भी इस तरह से ही उनको अरेस्ट किया गया था। तो कहीं ना कहीं अगर हम राजनीतिक कारणों से फैसले लेंगे तो अल्टीमेटली यही हश्र होना है। अगर हम मेरिट के बेसिस पे निर्णय करेंगे तब शायद हम जो है थोड़ा सा सही निर्णय कर पाएंगे। आप ये बता दीजिए कि अगर अगली सरकार आपकी आती है तो आप इसी तरह से फैसले लेंगे या आपकी सरकार में जो बिल्कुल मेघा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विशुद्ध रूप से मेरिट के आधार पर ही निर्णय लेगी। बोलिए प्रदीप जी। मैं आशीष जी एक सवाल करना चाहता हूं कि पिछले वसुंधरा जी के समय में 4 बार पेपर लीक हुए थे, आपने उस समय जांच तक भी नहीं कराई थी। यहाँ तो दर्जन हो गए, जांच तक भी नहीं कराई थी। प्रदीप जी, मुझे बताइए, आपकी पेपर लीक मुद्दा था क्या? पेपर लीक कोई मुद्दा ही नहीं था।
4 जी, पेपर पेपर लीक कोई मुद्दा नहीं था। पिछली सरकार में 3.25 लाख लोगों को हमने नौकरियां दी है, 3.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी है, और आपके मुख्यमंत्री जी बार बार 4 लाख लोगों को अरे नहीं दी ना, 4 लाख नौकरी, अरे कहाँ दे दी आपके मुख्यमंत्री? अरे आपके मुख्यमंत्री जी विज्ञापन लगा रहे हैं 1 लाख को नौकरी दी, 1 लाख को नौकरी कहाँ दी? 4 लाख को? झूठ तो मत बोलिए, कर रहे हैं, झूठ मत बोलिए आप यहाँ पे। बिल्कुल सत्य बात कही जा रही है, कोई झूठ नहीं है इसमें। अरे आपका मुख्यमंत्री झूठा है कि आपका मुख्यमंत्री झूठा है क्या? अपने अखबार में ऐड दे रहा है, इतने बड़े बड़े विज्ञापन लगा रहे हैं। किसके साथ हैं? आप दोनों मत लड़िए, उपेन बता देंगे, वो यही है। बताइए उपेन। देखो, लगातार जो अच्छे कदम हुए मैंने सरकार का स्वागत किया है, और मैंने कहा यह स्वागत योग्य कदम है। आरपीएससी सदस्य को जो हिरासत में लिया है, और बड़ा कदम है। मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं मुख्यमंत्री जी की सोच को और उनकी पहल को, लेकिन हमारे प्रवक्ता जी ध्यान नहीं दे रहे। प्रवक्ता जी पता नहीं कौन सा गुस्सा है। अरे भैया, आज अच्छे टिकट लेना है, आपके चुनाव आ गए, तो आप गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? मैं तो स्वागत कर रहा हूँ सीएम का, धन्यवाद दे रहा हूँ। आप समझने की शक्ति आपकी खत्म हो गई। हम तो कह रहे, सुझाव दे रहा हूं कि ऐसे राजनीतिक नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, कोई सी पार्टी हो। हम सुझाव दे रहे हैं कि आरपीएससी जो इंटरव्यू है वो समाप्त करवाइए, 5 या 10 नंबर का रखिए। साक्षात्कार में भी घोटाले होते हैं, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। और पेपर लीक को लेकर पक्ष मत लीजिए, युवा भी दिखाएगा। सुनो, हमने तो बीजेपी में संघर्ष किया, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं युवाओं की आवाज बुलंद कर रहा हूँ। आप युवाओं की आवाज बुलंद कर रहा हूँ, मैं आपका पक्ष ले रहा हूँ। मैंने तो लाठियां 5 साल बीजेपी में भी खाई है और कांग्रेस में खाई है। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, हम पेपर लीक मुक्त राजस्थान की मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जांच करवाई जाइए। मैं तो सीएचओ की मांग उठा रहा हूँ, हर आवाज उठा रहा हूँ, युवाओं को न्याय मिलना चाहिए ना। तो आप जालोरी से पूछताछ करते ना, रीट प्रकरण में क्या तो हुआ? कहिए इनको, क्लीन चिट दे दिया आपने। हम तो सीबीआई की मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको भी, हम गुजरात जब सड़कों पे पड़े रहे तो बीजेपी क्यों गायब थी? जब मुझे जेल में डाल दिया गया तो आप क्यों नहीं बोले? क्या दही क्यों जम गए थे मुंह में? आप जवाब दीजिए, क्यों नहीं बोले युवाओं के पक्ष में? सीएचओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, क्यों नहीं बोले? आप बोलना चाहिए था ना। अब कह रहे हो मैं सत्य बोल रहा हूं, जो कदम उठाया, जो सही होगा मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को, और जहां गलत होगा तो सबसे पहले विरोध करूंगा, लाठियां भी खाता हूं, जेल भी जाता हूं। सत्य के लिए लड़ाई लड़ते, युवाओं को न्याय मिलना चाहिए और युवाओं के लिए लड़ते रहेंगे। प्रदीप जी, आप ये बता दीजिए, क्योंकि अभी तो ये आरपीएससी सदस्य के पास पहुंची है, यहां तक जांच पहुंची है, ये माने कि एक्शन अगर आगे होगा तो वो एक्शन आगे भी लिया जाएगा? मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जांच प्रक्रिया के दौरान जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं, उनके आधार पर संलिप्तता का कोई भी स्तर का अधिकारी हो या कोई व्यक्ति हो, उसको नहीं बख्शा जाएगा। इसका परिणाम आज सामने आया कि आरपीएससी की बाबूलाल कटरा को हमने आज गिरफ्तार किया है। और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि अभी इस मामले में जो साक्ष्य और जुटेंगे और उनमें जो साक्ष्य में संबंधित लोग पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी इस तरह कार्रवाई होगी। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि मुख्यमंत्री सुरेश ढाका जी अभी तक गिरफ्तार हुए। उपेन जी आपके पास आऊंगी, एक सेकंड। विनोद भी सुरेश ढाका जी गिरफ्तार नहीं हुए, उनको गिरफ्तार, सुरेश ढाका को गिरफ्तार किया जाए और खुलासा होना चाहिए उस बस में कौन कौन बैठे थे, पेपर कहाँ का गया था, सबका खुलासा होना चाहिए। आप अपनी बात रखिए, क्या कह रहे थे आप बताएं। मैडम, जो भी दोषी व्यक्ति है उसने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, वो कोई भी हो, किसी भी सरकार का हो, वो अपराधी है और उसको सजा मिलनी ही चाहिए। सरकार का ये अच्छा कदम है, और इस बात से कहकर के हम नहीं बच सकते कि ये कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में चोरी हुई है तो क्या कांग्रेस की सरकार में भी चोरी होनी चाहिए? क्या कांग्रेस की सरकार में हुई है तो बीजेपी की सरकार में भी चोरी होनी चाहिए? उत्तराखंड में पेपर आउट हुआ है या गुजरात में पेपर आउट हुआ है तो क्या राजस्थान में भी पेपर आउट होना चाहिए? एक सिद्धांत यह है कि पेपर आउट होना और आरपीएससी की निष्पक्षता पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होना, ये एक बहुत शर्म की बात है। आरपीएससी के लिए भी शर्म की बात है, आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष के लिए भी शर्म की बात है, और ये जनता के विश्वास के साथ। आरपीएससी पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, आरपीएससी की साख पे सवाल उठ रहे हैं। अरे आरपीएससी, आप अक्टूबर में एग्जाम हुई थी फर्स्ट ग्रेड का, उसका परिणाम आज तक पूरे जारी नहीं कर पाए। आप परिणाम जारी करिए, समय पे रोजगार दीजिए, कैलेंडर जारी करिए। आज ये बार बार कभी घूसकांड प्रकरण आता आरएएस भर्ती में, कभी ये दूसरा प्रकरण आ गया, तो ये सवाल सरकार पे भी उठ रहे हैं। लेकिन आज का कदम स्वागत योग्य था, स्वागत करते हैं, लेकिन इसका खुलासा अंतिम कड़ी तक होना चाहिए। हम मांग कर रहे हैं कि उस बस में कौन कौन बैठे थे, 24 दिसंबर को तो पकड़े गए, उससे पहले कौन कौन बैठे थे, कहां का पेपर गया था, सुरेश ढाका को गिरफ्तार करिए। पेपर गया है, ये तमाम जांच हो, और ये जांच अब हो भी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस
इस डिबेट का भाग बनने के लिए, चर्चा बनने के लिए। तो आज जो कार्रवाई हुई है, जो गिरफ्तारी हुई है, वो वाकई में स्वागत योग्य है। और चाहे वो युवा हो, आम जनता हो या सरकार में बैठा व्यक्ति, उम्मीद यही कर रहा है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी होती रहेगी, सरकार करती रहेगी, क्योंकि ये बात युवाओं के भविष्य की है और युवा अब अपना सुनहरा भविष्य देखता है। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।